नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है कीमत। अरे राधा, जरा बुलाओ अपनी बहू को, शगुन देने आई हूँ। सविता जी ने अपने भाई की पत्नी राधा से कहा। राधा, क्या दीदी, शादी पे तो आई नहीं और अब शगुन देने आ रही हो। इस शगुन से ज्यादा अरुण और बहू को आपको आशीर्वाद चाहिए था। सविता जी, अरे आशीर्वाद भी तो देने आई हूँ। अब शादी के मौके पे मेरी तबीयत खराब हो गई थी। यहाँ आकर तुम लोगों को रंग में भंग में कैसे डालती। अभी यह सब छोड़ो, बहू को बुलाओ। तभी घूंघट लिए राधा की बहू प्रज्ञा आती है और अपनी बुआ सास के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। प्रज्ञा को आशीर्वाद देते हुए सविता जी कहती है, अरे वाह, बड़ी सुंदर और संस्कार वाली बहू लाया है तुमने राधा। सच में देखकर जी को बड़ी शांति मिली। तभी जितने दिन यहाँ रहूंगी इसके और निपुण बना दूंगी। राधा, हाँ दीदी, अब सिर्फ सूरत ही दिया है भगवान ने, बाकी तो। राधा यही कह रही थी कि तभी सविता जी बोल पड़ी, बाकी का क्या मतलब। अरे इस घर में आए हुए अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं, तो वैसा भी बोलने लगी। वो अपनी भाभी से कहती है। फिर राधा बोली, दीदी आपको तो पता है कि मेरे अरुण का रिश्ता नहीं हो पा रहा था, इसलिए तो इस रिश्ते के लिए हाँ करना पड़ा। यह कहकर राधा प्रज्ञा से बुआ जी के लिए चाय नाश्ता बनाकर लाने को कहती है, जिस पर प्रज्ञा वहाँ से उठकर चली जाती है। सविता जी, हाँ तो तुम क्या कर रही हो थी, वो पूछने लगी। अरे दीदी, सिर्फ सूरत ही अच्छी है, ना दान ना दहेज, बिल्कुल गरीब है इसका परिवार। अब आपकी बहू को देख लो, कितना भर भर के सामान लाई थी आपके लिए। साथ कितना गर्व महसूस हुआ होगा आपको। और एक मैं हूँ, शादी में सबसे झूठ कहती रहेगी, दहेज का सामान बाद में आएगा। अब रिश्तेदारों का क्या ही बताती। राधा और सविता जी यह सारे बातें करते इतने में प्रज्ञा चाय नाश्ता बनाकर ले आती है। उसके बाद वो रसोई में चली जाती है खाने का इंतजाम करने। दोपहर को प्रज्ञा ने ढेर सारे पकवान बनाए, वही भी हुआ जो पसंद और उनके अपने हाथों से परोसता भी राधा उसे कहती है, कभी नहीं बनाया। प्रज्ञा बोली, माँ भी दही खत्म हो गई थी, इसलिए करी की जगह यह कच्चे आम की चटनी बनाई है, आप इसे खाइए ना। राधा तो अब मुझे बताएगी कि क्या खाना है और क्या नहीं। देखा दीदी, कैसे ये सोच रही है कि यह अपनी हुकूमत चलाएगी, यहाँ सिर्फ मेरा राज चलेगा और जो मैं कह दिया वही मानना है। तुम्हें दही खत्म हो गया तो मुझे क्यों नहीं बताया। यही होता है जब अपने औधों का मुंह से रिश्ते ना जोड़ो। दीदी, इसको तो भाग्य विधाता ने बड़ी अच्छी भाग्य लिखी है और मेरे भाग्य से लाकर पटक दिया। ये बड़ी नाइंसाफी की है भगवान ने मेरे साथ। सविता जी कुछ नहीं कहती और इधर प्रज्ञा सिर झुकाए रसोई में चली जाती है। अगले दिन राधा को बुखार आ जाता है और वो सुबह दवाई खाकर सो जा रहती है। उसने यह बात किसी को नहीं बताई। इधर सविता जी वो नहा धोकर मंदिर चली गई थी। कुछ घंटे बाद राधा को प्रज्ञा से उठती है। राधा नींद से उठकर देखती है कि सामने प्रज्ञा अपने हाथों में खिचड़ी लिए खड़ी है। फिर राधा बोली, यह सब क्या है, तुम्हें नहीं पता मैं पूजा किए और भगवान के भोग लगाए बिना कुछ नहीं खाती। प्रज्ञा बोली, माँ जी, मैं पूजा भी कर ली हूँ और भगवान को भोग भी लगा दिया है। मैं यहाँ पहले भी आई थी, क्योंकि इतनी देर तक आप नहीं सोती, पर यहाँ आकर जाना कि आप बीमार है तो मैंने आपकी जगाना ठीक नहीं समझा। पर अब तो काफी देर हो गई है, आपको भूख भी लगी होगी, इसलिए खिचड़ी बनाकर लाई हूँ। आप इसे खाकर फिर से सो जाइए, मैं बीच बीच में यहाँ आकर आपको देखती रहूंगी। यह कहकर प्रज्ञा खिचड़ी वहीं रखकर चली जाती है। उसके बाद अपनी सास की खूब सेवा करती है, पर राधा के मन में उसके प्रति कोई भावना नहीं जागती। उसे लग रहा था कि यह तो उसे इस घर का बहू बनाकर लाई है, उसके बदले में प्रज्ञा ये सब कर रही है। अगले दिन सविता जी ने राधा से कहा, कल मैं जा रही हूँ राधा, रमेश और मंजू आ रहे हैं लेने। वह इधर किसी काम से आए थे तो कहा मुझे लेकर ही चलेंगे। उसके अगले दिन सविता जी के बेटे बहू उन्हें लेने पहुंच जाते हैं। प्रज्ञा उसकी आवत में कोई कमी नहीं रखती, पर मंजू पैसे वाली थी, उसे इस बात का बड़ा घमंड था और इस बात का ताना प्रज्ञा के बराबर दिए जा रहे थे। इधर राधा भी साथ ही मंजू के सामने
प्रज्ञा का तिरस्कार भी कर रही थी, पर प्रज्ञा चुपचाप अपना काम कर रही थी। जब जाने का वक्त हुआ तब सभी जाने लगे। रमेश ने अपनी माँ का कोई सामान नहीं लिया और गाड़ी निकालने चला गया, तो इस पर सविता जी अपना सामान उठाकर खुद ही ले जाने लगी। तभी राधा ने मंजू से कहा, अरे बहू, माँ की कुछ मदद कर दो, यह सामान तुम उठाकर ले जाओ। राधा ने इतना कहा ही था कि मंजू बोल पड़ी, अरे मामी जी, मैं अपना सामान नहीं उठाती, इसका क्या उठाऊंगी, मुझे इतना भारी उठाने की आदत नहीं है। यह कहकर वह निकल गई। तभी रसोई से प्रज्ञा दौड़ते हुए आई और कहा, बुआ जी, ये लड्डू बनाए थे आपके लिए, आपको बहुत पसंद आई थी ना, यह लीजिए। और यह क्या, आपको यह बैग क्यों उठाया हुआ है? चलिए मैं ले चलती हूँ। जिस पर सविता जी कहती है, प्रज्ञा को अपना बैग देखकर कहती है, जा बहू, उसे गाड़ी में रख दे, मैं आती हूँ। सविता जी कहती है, राधा, भाग्य विधाता जब भाग्य लिखता है ना, वो हमारे कर्म देखता है। तूने में अपने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो ऐसी बहू तेरे भाग्य में मिली, पर मुझे हमेशा पैसा दिखता है। इस चमक में तू अपने भाग्य के हीरे को ही नहीं देख पा रही हो। बुढ़ापे में पैसे धरा का धरा आ जाता है, जो अपने को कोई संभालने वाला हो। अभी भी समय है, भाग्य विधाता से विधान को समझ लो। क्या प्रज्ञा के इस घर में बहू बनाकर आने से उसके भाग्य खुले हैं या तेरे? दिन भर अपने कमरे में पड़ी रहती है, फिर भी कोई सूद लेने नहीं आता। यहाँ तक कि कमरे से निकलने पर खुद ही तेरे बारे में जानने चली गई और तेरे रगार खाकर तेरी सेवा करती है। यह कहकर सविता जी चल दी जाती है और उसके बाद से राधा प्रज्ञा को बहू नहीं, बेटी का मान सम्मान और प्यार देने लगी, क्योंकि इन्हें सच का आईना दिख चुका था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।